क्या भारत में जो नेता जेनजी को खुश रख पाएगा, आबाद रख पाएगा, वही अपनी पार्टी को जिंदाबाद रख पाएगा? कैसे जेनजी ने 2 हफ्तों में भारत की राजनीति का कैमरा एंगल ही नहीं, नेताओं के सोचने का एंगल भी बदल दिया है? क्या 40 करोड़ जेनजी वोटर्स मौजूदा हिंदू मुस्लिम धर्म और जाति वाली राजनीति का अंत करके ही मानेंगे, या फिर कोई साजिश उनको बांट देगी? क्या जेनजी उनके लिए बिछाए जा रहे इस जाल में फंस जाएंगे, या वो हॉप ऑफ कहकर आगे बढ़ जाएंगे? और सबसे बड़ी बात, जेनजी के संस्कारों पर सवाल उठाने वालों को क्या जरा सा भी आइडिया है कि संस्कारों को बचाने के लिए ये पीढ़ी क्या क्या कर रही है? और क्या ये पीढ़ी शराब और सिगरेट खूब पीती है? नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आप देख रहे हैं दिबांग ऑफिशियल। बेल आइकॉन जरूर दबाएं। सब्सक्राइब करेंगे तभी बेल आइकॉन दबा पाएंगे। पिछले लगभग 20 दिनों में भारत की राजनीति अचानक हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो गई। पिछली पीढ़ी को हॉरिजॉन्टल स्क्रीन पर लुभाने की कोशिश हुई, कभी भाषणों और संबोधनों के जरिए, कभी रैलियों के जरिए, तो कभी टीवी न्यूज पर बहसों के जरिए। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के आने के बाद सोशल मीडिया पर नेताओं की मौजूदगी का आकार बदल गया। अब ये वर्टिकल हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी आधी आधी रात तक जागकर रील बना रहे हैं। राहुल गांधी के भी रील्स ही रील्स हैं। गोदी मीडिया के एंकर जो पहले स्क्रीन पर पूरे दिन दाएं बाएं विपक्ष के प्रवक्ताओं पर उंगलियां उठाया करते थे, उन्होंने भी अपने कैमरे को रोटेट करके वर्टिकल कर लिया है। वो अब तरह तरह के रील बना रहे हैं। लेकिन ये सब अचानक हो क्यों रहा है? किसने सबको अचानक सीधा कर दिया है? किसने राजनीति को 90 डिग्री घुमा दिया है? जवाब है उन 40 करोड़ जेनजीज ने, जिनकी संख्या भारत के 96 करोड़ वोटर्स की करीब 41% है। ये 41% वोट 2029 में मोदी से लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव तक की किस्मत का फैसला करेंगे। सबसे बड़ा फैक्टर अब न हिंदू, न मुसलमान, न ब्राह्मण, न राजपूत, न एससी, न ओबीसी, सिर्फ जेनजी। क्योंकि अभिजीत दीपके की अगुवाई में हुए आंदोलन में अगर जुनैद लोगों को बिरयानी खिलाएगा, और ध्यान दें वो सिर्फ वेज बिरयानी खिला रहा है, और रिया अहीर छात्रों से भरी पुलिस की वैन को रोककर पूरे आंदोलन की पोस्टर गर्ल बन जाएगी, तो फिर नेता इस युवा पीढ़ी को धर्म और जाति के खांचों में फिट करके कैसे बांटेंगे? सीएसडीएस लोक नीति के एक सर्वे के मुताबिक भारत के 79% युवा मानते हैं कि ये देश सभी धर्मों को मानने वालों का देश है। सिर्फ 11% युवाओं ने कहा कि भारत पर सिर्फ हिंदुओं का हक है। और क्या जेनजी की यही सोच बीजेपी जैसी पार्टियों की परेशानी की वजह है, जिनका पूरा इतिहास और अस्तित्व लोगों को अलग अलग धर्मों और जातियों में बांटने पर टिका है? बीजेपी और आरएसएस के लिए उससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि ये पीढ़ी सर्वधर्म समभाव में यकीन रखने के बावजूद अपनी संस्कृति और संस्कारों से समझौता नहीं करती, बल्कि उस पर गर्व करती है, उसे सीने से लगा कर रखती है। वो दूसरे पर सिर्फ इसलिए उंगली नहीं उठाती क्योंकि वो किसी और धर्म का है। और शायद यही खींच है कि बीजेपी के नेता कभी इस पीढ़ी को गटर जनरेशन कह देते हैं, तो कभी गोदी मीडिया के जरिए छात्रों के बीच बंटवारा करने की कोशिश की जाती है, तो कभी आरएसएस के नेता इस पीढ़ी के पहनावे, भाषा और व्यवहार पर सवाल उठाते हैं। आरएसएस से जुड़े स्कूलों में एक 50 से 55 पन्नों की किताब बच्चों को पढ़ने के लिए दी जाती है। उसका नाम संस्कृति ज्ञान परीक्षा। इसके जरिए बच्चों का परिचय भारत की संस्कृति से कराया जाता है। लेकिन आरएसएस की संस्कृति के बारे में सोच इस पीढ़ी की सोच से काफी अलग है। आरएसएस के स्कूलों में सुबह सुबह शांति पाठ कराया जाता है, जिसमें आकाश से लेकर पृथ्वी और पेड़ तक के लिए शांति की कामना की जाती है। लेकिन असल में होता क्या है? आरएसएस से निकली बीजेपी विकास के नाम पर
अनगिनत पेड़ काट देती है, अरावली तक को काटने की इजाजत दे देती है, AQI पर हाथ खड़े कर लेती है, लेकिन जेनजी की कथनी और करनी में फर्क नहीं है। द ग्लोबल बर्डन नाम की एक स्टडी बताती है कि 73% जेनजी पर्यावरण को लेकर बेहद फिक्रमंद हैं। 49% ने माना कि क्लाइमेट चेंज से उन्हें निजी तौर पर चोट पहुंच रही है। प्यू की एक रिसर्च में 45% जेनजी ने माना कि जब वो सोशल मीडिया पर पर्यावरण में आ रहे बदलाव और जलवायु परिवर्तन पर कोई पोस्ट देखते हैं तो वो उस पर रिएक्ट करते हैं, उसे दूसरों के साथ शेयर करते हैं, जबकि पिछली पीढ़ी के सिर्फ 21% लोगों ने ऐसा करने की बात कही। यानी जेनजी को पर्यावरण बचाने के लिए मंत्र नहीं चाहिए, वो कितना सभ्य है ये बताने के लिए उसे संस्कृति ज्ञान परीक्षा पास नहीं करनी। वो अपने एक्शन से ये बता रहा है कि वो भविष्य को लेकर कितना चिंतित है और कैसे वो एक बेहतर भविष्य चाहता है, सबको साथ लेकर चलना चाहता है और संस्कृति को भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। भारत सरकार के ग्लोबल यूथ टबैको सर्वे के मुताबिक 13 से 15 साल के बच्चों में किसी भी तरह के तंबाकू का इस्तेमाल, और ये ध्यान से सुनिएगा, 2003 में 17% से घटकर 2019 में 8% रह गया है। यानी उसी उम्र के पुराने समूह के मुकाबले आज के किशोरों में तंबाकू की आदत लगभग आधी हो गई है। बिना धुएं वाले तंबाकू का इस्तेमाल 14% से गिरकर 4% रह गया है। ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग उम्र के 23,000 से ज्यादा लोगों के बीच एक स्टडी हुई जिसमें पता चला कि पिछली पीढ़ियों के मुकाबले जेनजीज में शराब से दूर रहने की संभावना 17 से 20 गुना ज्यादा है। यानी ये पीढ़ी हर शाम बोतल खोलकर संस्कृति नष्ट नहीं कर रही। इसका एक बड़ा हिस्सा शराब से दूरी और अपनी सेहत को लेकर पिछली पीढ़ियों से ज्यादा सावधान है। और जिस पीढ़ी के कपड़े को देखकर आरएसएस के अतुल लिमय को भारतीय संस्कृति खतरे में दिखाई दी, उसी पीढ़ी ने भारत में भजन क्लबिंग शुरू कर दी है। यहां शराब नहीं होती, नशा नहीं होता, चाय है, भजन है। सैकड़ों युवा बैठकर कृष्ण, शिव और राम के भजन गाते हैं, गीत गाते हैं। हां, रोशनी नहीं है, संगीत नए अंदाज में है, लेकिन शब्द कई सौ साल पुराने। इस पीढ़ी ने संस्कृति छोड़ी नहीं है, उसने संस्कृति को अपने समय की धूम दे दी है। इप्सॉस की एक पड़ताल बताती है कि भारत का जेनजी परिवार के साथ गहराई से जुड़ा है। कई युवा नौकरी शुरू करने और शादी के बाद भी माता पिता के साथ रहना पसंद करते हैं और एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गैलप सर्वे में 77% जेनजी ने परिवार और करीबी रिश्तों को जीवन की सबसे अहम चीजों में रखा। 69% ने बताया कि उन्हें अपने आसपास के सामाजिक मुद्दों की चिंता है और 66% बोले कि वो अपने से किसी बड़ी भावना या उद्देश्य से जुड़ाव महसूस करते हैं। ये आंकड़े किसी संस्कृति विरोधी और सिर्फ अपने फोन में डूबी पीढ़ी की तस्वीर नहीं बताते। ये ऐसी पीढ़ी की तस्वीर बताते हैं जो परिवार भी चाहती है, समुदाय भी, आस्था भी, लेकिन साथ में सवाल पूछने का अधिकार भी, और ये सबसे जरूरी है। भारत की ये शायद पहली ऐसी पीढ़ी है जो इंटरनेट के साथ बड़ी हुई। पिछली पीढ़ियों के जीवन में इंटरनेट बाद में आया। इस पीढ़ी के जीवन में वो पहले से मौजूद रहा। इनका फोन सिर्फ रील देखने की स्क्रीन नहीं है, वही इनकी क्लास है, वही बैंक है, वही बाजार है, वही इनके दोस्त हैं, वही नौकरी खोजी जाती है और वहीं से राजनीति की खबर आती है। इसलिए पिछली पीढ़ी अगर उंगली उठाती है कि ये बच्चे हर समय फोन में क्यों घुसे रहते हैं, तो शायद ये सवाल गलत है। जिस चीज को आप खिलौना समझ रहे हैं वो इस पीढ़ी के लिए जिंदगी चलाने का साधन है, और इस पीढ़ी के संस्कार समझने हैं तो एक आखिरी जगह और देखिए, ये काम और पैसे को किस नजर से देखती है।
डिलॉयट के 2026 इंडिया सर्वे में 96% जेनजी ने कहा कि वो अपने कैरियर में सीनियर लीडरशिप तक पहुंचने में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन सिर्फ 9% ने इसे अपनी पहली कैरियर प्रायोरिटी बताया। यानी एम्बिशन की कमी नहीं है, ये पीढ़ी ऊपर जाना चाहती है, लेकिन हर कीमत पर ऊपर जाना जरूरी नहीं मानती। उसी सर्वे में 54% जेनजी ने कहा कि पैसों की तंगी की वजह से उन्होंने शादी, घर, आगे की पढ़ाई या कोई दूसरा बड़ा फैसला टाल दिया। और 20% ऐसे हैं जिन्हें हर महीने अपने रोजमर्रा के खर्च को पूरा करने में परेशानी होती है। यानी बाहर से जिस पीढ़ी को देखकर आसानी से कह दिया जाता है कि ये पीढ़ी मेहनत नहीं करना चाहती, मेहनत नहीं करती, असल तस्वीर है कि इसे भी पैसा चाहिए, कामयाबी चाहिए, लेकिन ये पूछ रही है कि उसकी कीमत क्या है। क्या अच्छी नौकरी का मतलब अपनी पूरी जवानी नौकरी के हवाले कर देना है? क्या बड़ा पद पाने के लिए जिंदगी की दूसरी चीजों को छोटा कर देना है? ये पीढ़ी एम्बिशन छोड़ नहीं रही, ये तय कर रही है कि एम्बिशन के लिए वो अपनी जिंदगी से कितनी कीमत चुकाएगी। और एक बड़ी बात, किसी भी पीढ़ी को नेताओं से पहले बाजार समझ लेता है, और ये पीढ़ी भारत के विशाल बाजार की सबसे बड़ी ताकत है। बीसीजी और स्नैप की 2024 स्टडी के मुताबिक भारत का जेनजी अभी से करीब 46% कंज्यूमर स्पेंडिंग को प्रभावित कर रहा है। 46%, जिसकी कीमत है लगभग $860 बिलियन, यानी 82 लाख करोड़ रुपए। और इसी स्टडी का अनुमान है कि करीब एक दशक बाद कंज्यूमर कैटेगरीज में खर्च होने वाला हर दूसरा रुपया किसी जेनजी की जेब से आएगा। यानी राजनीति ने इस पीढ़ी की ताकत शायद देर से पहचानी, बाजार इसे पहले से पहचान चुका है। तो जेनजी के संस्कार न उसकी जीन्स की लंबाई से नापे जा सकते हैं, न उसके इंस्टाग्राम के इस्तेमाल से। ये पीढ़ी मंदिर भी जा सकती है, पर्यावरण के लिए लड़ भी सकती है, माता पिता के साथ रह भी सकती है, अच्छा पैसा भी कमाना चाहती है, और उसी समय अपने टीचर, बॉस, सरकार और समाज से ये भी पूछ सकती है कि आप जो कह रहे हैं उसे मैं क्यों मानूं। शायद इस पीढ़ी और पिछली पीढ़ी के बीच सबसे बड़ा फर्क संस्कार का नहीं है, सबसे बड़ा फर्क है इसका सवाल पूछने का अधिकार, सवाल हिम्मत से पूछने का अधिकार। इस पीढ़ी के पास वक्त नहीं है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। कम शब्दों में तीखी बात, जंतर मंतर के नारों से लेकर रोज आते मीम तक। ये पीढ़ी जानती है कि असर कैसे डाला जाता है। ये कला उम्रदराज पीढ़ी के पास दूर दूर तक नहीं है। और धर्म, वहां भी इसने अपना रास्ता खुद बनाया है। ये पीढ़ी मंदिर और मस्जिद की लकीरों में नहीं बनती, कभी कबीर के पास जाती है, कभी रूमी के। जहां सच्चाई मिली वहां रुकी, जहां दिखावा मिला वहां से चल दी। युवा दुनिया और इतिहास को उस तरह नहीं देखते जिस तरह उन्हें बताया गया है, वे उसे अपने अनुभवों से देखते हैं, उस समय से जिसे उन्होंने खुद जिया है। इसलिए वो पुरानी बातों को सिर्फ इसलिए नहीं स्वीकार करते कि वो पुरानी है, वो सवाल करते हैं, वो काटते हैं, वो जोड़ते हैं, और जरूरत पड़े तो वो नया रास्ता बना लेते हैं। जेनजी की भाषा तेज है, छोटी है, और दृश्य बेहद असरदार। उसे उपदेश नहीं चाहिए, उसे संवाद चाहिए, उसे विरासत चाहिए लेकिन बिना बोझ के, उसे परंपरा चाहिए लेकिन बिना जड़ता के, उसे धर्म चाहिए लेकिन शायद बिना दीवारों के। इसलिए युवाओं को समझने का मतलब उन्हें बदलना नहीं है, बस इतना समझना है कि दुनिया उनके लिए वही नहीं है जो हमारे लिए थी। और शायद यही हर नई पीढ़ी की सबसे बड़ी ताकत होती है। वो आने वाली दुनिया को देख लेती है, जबकि पुरानी पीढ़ी अभी पिछली दुनिया को ही समझ रही होती है।
आज का वीडियो इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसमें ख़ास तौर पर जेनजी की बात है, हम लोग जेनजी पर लगातार काम कर रहे हैं, उसी से ये बात निकल कर आई है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। मेरी टीम बार बार कह रही कि मैं हर बार भूल जाता हूँ ये बताना। बेल आइकॉन दबाइए, सब्सक्राइब करेंगे तब बेल आइकॉन दबेगा, और बेल आइकॉन दबेगा तब आपको जानकारी मिलेगी कि हमारा नया वीडियो आया है। शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।